मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के विरुद्ध जो विभिन्न प्रकार की हिंसा है, उन हिंसाओं के बारे में, उन हिंसाओं के कौन कौन से स्वरूप हैं, इन सब के बारे में। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी जो महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की एक समस्या है, बलात्कार जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में। और आज हम शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला है भगा ले जाना व अपहरण करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार भगा ले जाने का तात्पर्य है किसी महिला को जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखाधड़ी करके उसे बहला फुसला कर ले जाना तथा उसके साथ अवैध यौन संबंध स्थापित करना या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए बाध्य करना। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का तात्पर्य है एक नाबालिग होता है 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 16 वर्ष से कम आयु का लड़का। तो जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 361 के अनुसार अपहरण का तात्पर्य एक नाबालिग को उसके माता पिता या वैधानिक संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना। अपहरण में जिसका अपहरण किया जाता है उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं होता, जबकि भगा ले जाने में जिसे भगाया जाता है उसकी सहमति अपराधी को क्षमा कर देती हैं। इस प्रकार से ये दोनों ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है, भगा के ले जाना या उसका अपहरण करना। अपहरण में हम साधारणतः नाबालिग जो बच्चे होते हैं, या उसमें उम्र भी निर्धारित है, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की 16 वर्ष से कम। इस प्रकार से भगा ले जाना और अपहरण करना ये दोनों ही अपराध हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1500 महिलाओं को भगाकर ले जाया जाता है अथवा उनका अपहरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन 42 लड़कियों को भगाने या अपहरण के मामले होते हैं। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 मामले भगा ले जाने या अपहरण करने के होते हैं। जिन्हें भगाया जाता है उनमें से 54.8% महिलाएं 18 से 30 वर्ष आयु की होती हैं। 35.3% महिलाएं 30 से 50 वर्ष की आयु में होती हैं। 4.5% 18 वर्ष से कम आयु की और 5.4% 50 वर्ष से अधिक आयु की होती हैं। अपहरण के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा असम में होते हैं। समाजशास्त्री डॉक्टर राम आहूजा द्वारा अपहरण और भगा ले जाने संबंधी किए गए एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो अध्ययन राम आहूजा ने किए हैं उस अध्ययन के कुछ निष्कर्ष हैं। जैसे सबसे पहला निष्कर्ष जो आया है वह है विवाहित की अपेक्षा अविवाहित लड़कियों को अधिक भगाया जाता है। दूसरा, भगाने वाला एवं भागने वाली दोनों ही एक दूसरे से परिचित होते हैं। तीसरा, इन दोनों का संपर्क उनके घरों अथवा पड़ोस के कारण होता है। नेक्स्ट निकला है निष्कर्ष जो है वह है अधिकांशतः भगा ले जाने में एक ही व्यक्ति का हाथ होता है। अगला है भगा ले जाने का प्रमुख उद्देश्य मैथुन अथवा विवाह होता है। 1/10 मामलों में आर्थिक उद्देश्य से भी ऐसा किया जाता है। अगला निष्कर्ष है भगा ले जाने के लिए माता पिता के नियंत्रण का अभाव, परिवार में स्नेहपूर्ण संबंधों का अभाव आदि प्रमुख कारण रहे हैं। तो ये विभिन्न निष्कर्ष हैं जो समाजशास्त्री राम आहूजा ने निकाले हैं। भगा ले जाने या अपहरण करने के पीछे कौन कौन से कारण हैं, इस संबंध में राम आहूजा ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष उन्होंने दिए हैं।
अगला जो हिंसा का स्वरूप है वो है हत्या। हत्या के मामले स्त्री और पुरुष दोनों के साथ ही घटित होते हैं, किंतु विश्व में सर्वत्र ही स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की ही हत्या अधिक होती है। अमेरिका में प्रतिवर्ष कुल हत्या का 20 से 25% भाग महिला हत्या का होता है, जबकि भारत में यह प्रतिशत केवल 10 ही है। भारत में हत्या में सम्मिलित लोगों में 96.7% पुरुष और 3.34% महिलाएं होती हैं। ये निष्कर्ष यह बताता है कि पुरुष जो हैं वो संख्या में अधिक हैं 96.7%, और महिलाओं का हत्या में जो योगदान है वह केवल 3.34% ही है। राम आहूजा द्वारा हत्या संबंधी किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि हत्या करने वाले एवं हत्या के शिकार एक ही परिवार के होते हैं। 80% हत्यारे 25 से 40 वर्ष की आयु समूह में से हैं। हत्या की शिकार औरतों का प्रतिशत लगभग 50% था। जिन स्त्रियों की हत्या की गई उनमें से आधी स्त्रियों की संतानें थीं। अधिकांश हत्यारे निम्न व्यवसाय एवं आयु समूह से संबंधित थे। 2/3 हत्याएं भावावेश में तथा अनियोजित ढंग से की गई थी, जिनकी कोई योजना नहीं थी। महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण स्त्री की लंबी बीमारी, अन्य पुरुषों से यौन संबंध एवं छोटे मोटे घरेलू झगड़े होते हैं। तो ये दूसरा स्वरूप था जिसे आप हत्या के स्वरूप के रूप में देखते हैं। किस प्रकार से महिलाओं की हत्या होती है समाज में। अगर मान लीजिए कोई महिला लंबी बीमारी से ग्रसित है या अन्य पुरुषों के साथ उसके यौन संबंध है, कभी कभी जो छोटे मोटे घरेलू झगड़े होते हैं वो भी हत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हत्या का स्वरूप है, और कई बार तो हत्या केवल भावावेश में आकर ही हो जाती है, उसका कोई नियोजन नहीं होता है, अनियोजित ढंग से ही हत्या कर दी जाती है। अगला है दहेज हत्याएं। भारत में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज के अभाव में भारत में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है। उन्हें सास ससुर, देवर जेठ, पति एवं ससुराल पक्ष वालों के द्वारा कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें भूखा रखा जाता है, अपने पीहर वालों से पैसा मंगाने के लिए तंग किया जाता है, और यहाँ तक कि आत्महत्या करने एवं घर छोड़कर चले जाने तक के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कि पति दूसरी शादी कर दहेज जुटा सके। ये दहेज का स्वरूप है जो समाज में पाया जाता है, और दहेज हत्या में परिवार के लगभग लोग सम्मिलित होते हैं। यद्यपि 1961 में भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम बना दिया, और इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध माने गए हैं, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि दहेज समाज में कैंसर की तरह बढ़ता ही जा रहा है, और दहेज संबंधी मुकदमों की संख्या नगण्य है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 5000 हत्याएं दहेज के कारण होती हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हर 90 मिनट में दहेज से संबंधित हत्या होती है। यह हत्या एक दिन में 16 और एक वर्ष में लगभग 6000 होती हैं। क्योंकि अधिकांश दहेज संबंधी हत्याएं लड़की की ससुराल में ही होती हैं, अतः ससुराल वाले हत्या संबंधी प्रमाण भी मिटा देते हैं और उसे आत्महत्या या हादसे का रूप दे देते हैं। साक्षी के अभाव में अपराधी अक्सर बच भी जाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि दहेज संबंधी हत्या एवं उत्पीड़न के मामले निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग में अधिक होते हैं। दहेज में उत्पीड़ित 70% महिलाएं 21 से 24 वर्ष के आयु समूह में से होती हैं। दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती है। स्त्री की शिक्षा के स्तर एवं दहेज हत्या में कोई कार्य कारण का संबंध नहीं पाया जाता। सोचा यह गया था कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज से संबंधित बुराइयों का अंत होगा, किंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत।
और प्रतिवर्ष दहेज संबंधी हत्याएं एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। इस प्रकार से दहेज के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार होगा, शिक्षा बढ़ती चली जाएगी, महिलाएं भी पढ़ेंगी लिखेंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो शायद दहेज हत्याओं पर रोक लग पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाज में अभी भी दहेज हत्याएं उसी स्वरूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्वरूप है महिला हिंसा का पत्नी को पीटना, जिसे हम गृह हिंसा भी कहते हैं। भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है। उसे गृह लक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी, सहधर्मचारिणी और धर्म पत्नी भी कहा जाता है। यहाँ पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को निष्फल माना गया है, किंतु यह तस्वीर का केवल एक पहलू है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उसे मारने पीटने की घटनाएं भी कई बार सुनने में आती हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, उसे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा। भारत में पति के लिए भर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। सामान्यतः यह माना जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि से स्वर्ग है, किंतु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है। उसे लात, घूंसे, चांटे और लकड़ियों से मारा जाता है। कई बार तो उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को चाकुओं से भी गोदा जाता है, फर्नीचर फेंक कर मारा जाता है, सीढ़ियों से गिराया जाता है और कुछ स्त्रियों के तो पैरों में कीलें भी ठोक दी जाती हैं। तो ये एक स्वरूप है महिला हिंसा का, जिसे हम गृह हिंसा या पत्नी को पीटना कहते हैं। और अभी जो हमने चर्चा की है, उसे लात से, घूंसों से, चांटों से और लकड़ियों से मारा जाता है और हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं। कितना अमानवीय व्यवहार है एक महिला के साथ में। जो अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पति अपनी पत्नी को चाकुओं से भी गोद देते हैं, कई बार फर्नीचर फेंक कर उन पर मार देते हैं, सीढ़ियों से उनको धक्का दे दिया जाता है और कुछ स्त्रियों के तो पैरों में कील तक ठोक दी गई है। ये किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार है। महिला हिंसा का यह स्वरूप भी समाज में हमें देखने को मिलता है। 19वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं था जो पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने, चोट पहुंचाने या हत्या करने से रोके, किंतु आज तो वहाँ नारी को अधिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। कानूनी दृष्टि से आज नारी चाहे अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, किंतु फिर भी स्त्रियां घर में उनके प्रति की गई हिंसा के विरुद्ध पुलिस में शिकायत नहीं करती, कानून व न्यायालयों की शरण नहीं लेती। इस बारे में पुलिस का दृष्टिकोण भी असहयोगी ही होता है। पुलिस इसे घरेलू मामला मानकर या पति पत्नी का निजी मामला मानकर कोई कार्यवाही नहीं करती। जब कभी ऐसी स्थिति में पुलिस से मदद मांगी जाती है तो वह केवल झगड़े को शांत करने तक ही हस्तक्षेप करती है। पुरुष पर दबाव डालना या उस पर आरोप लगाने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है। इस प्रकार से कानून बनने के बावजूद भी महिलाओं के साथ गृह हिंसा हमें देखने को मिलती है। नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारण, बच्चों के प्रति अपने दायित्व, सामाजिक निंदा से बचना, इन सब कारणों से सब कुछ शांत भाव से सहन करते चले जाती है और साथ ही वह उसे अपना भाग्य भी मानती है, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानती है। समाज के लोग भी उसे सहिष्णु होने का ही उपदेश देते हैं और उसे यह समझाया जाता है
कि पति के घर में डोली में बैठकर आई थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। इस प्रकार की अवधारणा हमारे समाज में पाई जाती है। महिला को ही समझा दिया जाता है कि किस प्रकार से हिंसा का व्यवहार होने पर उसे अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है, और वह भी जहर के घूंट पीकर जिंदा लाश की तरह घर में बनी रहती है। समाजशास्त्री डॉक्टर राम आहूजा ने अपने अध्ययन में पाया कि 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की घटनाएं अधिक होती हैं। कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएं अपेक्षितया अधिक होती हैं। पत्नी को पीटने के कारणों में यौन संबंधों में असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति की अहम भावना या हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या एवं पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना आदि प्रमुख कारण है। शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है। ये समाजशास्त्री डॉक्टर आहूजा का अध्ययन है। जो अध्ययन उन्होंने किया उसमें उन्होंने यह बताया कि कम आय वाले परिवारों में इस तरीके की घटनाएं अधिक होती हैं, और उसके पीछे जो कारण आहूजा ने बताए हैं उन कारणों में एक तो है यौन संबंधों में असमायोजन, उसके बाद में पति की जो अहम भावना होती है या उसकी हीन भावना होती है, या फिर पति का शराबी होना, पति का ईर्ष्यालु होना, पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना, ये प्रमुख कारण हैं जो घरेलू हिंसा, गृह हिंसा में पाए जाते हैं। अगला हिंसा का स्वरूप है विधवाओं के प्रति हिंसा। भारत में विशेष रूप से हिंदुओं में विधवाओं की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है और यह पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की अवधारणा समाज में पाई जाती है। अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं होती। यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दुख प्रारंभ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है, अर्थात उसके बाल जो हैं वो कटवा दिए जाते हैं। वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, इत्र व तेल का प्रयोग नहीं कर सकती। सार्वजनिक उत्सव एवं शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशगुन माना जाता है। सास ससुर एवं पति के परिवार के लोग उस विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे डायन की संज्ञा देते हैं, जिसने अपने पति को ही खा लिया। विधवाओं के भी अनेक प्रकार होते हैं जो समाज में पाए जाते हैं, जैसे बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक या दो बच्चों वाली प्रौढ़ विधवा एवं अधिक उम्र वाली विधवा। अधिकांशतः युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएं ही अधिक हैं। अधिक उम्र वाली विधवा तो अपने बच्चों के परिवार का अंग बन जाती हैं। वह अपने पोते पोतियों की देखरेख करती हैं, खाना पका देती हैं, घर के कार्यों में मदद करती हैं, मार्गदर्शन करने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती हैं। इस प्रकार से हमारे समाज में युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की जो समस्या है वह एक गंभीर समस्या है। उसके साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, उनको उसके पति की संपत्ति से वंचित किया जाता है। भारत में स्त्रियों में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति का व्यापार, संपत्ति, बीमा की रकम और जमा पूंजी आदि की जानकारी नहीं होती। इसका लाभ उठाकर उसके ससुराल वाले उससे कागजों पर अंगूठा लगवाकर उसकी वैधानिक संपत्ति को हड़पने का प्रयत्न करते हैं। ये विधवाओं के प्रति हिंसा का स्वरूप है जो समाज में पाया जाता है। अगर कोई भी महिला युवा अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत सारा जो दुर्व्यवहार है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा उसके साथ किया जाता है। शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशगुन माना जाता है।
उसके साथ में अनेक प्रकार का जो दुर्व्यवहार है वह किया जाता है। व्यभिचार एवं लैंगिक संबंध स्थापित करने की कोशिश भी कई बार की जाती है। जो पति की संपत्ति होती है, अशिक्षित होने के कारण वह संपत्ति भी उसके ससुराल वाले उससे हड़प लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो विधवाओं के साथ समाज में हमें देखने को मिलती हैं। विधवाओं के उत्पीड़न के 3 प्रमुख कारण होते हैं: शक्ति, संपत्ति और काम वासना की पूर्ति। आयु, शिक्षा और वर्ग की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न से घनिष्ठ संबंध है। इस दृष्टि से वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवा, शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित विधवा तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना में मध्यम एवं निम्न वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। क्योंकि जो महिला वृद्ध नहीं है, युवा है या प्रौढ़ावस्था में है, उस महिला के साथ में लैंगिक दुर्व्यवहार करके, काम वासना की पूर्ति करके उसे उत्पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार से अगर जो विधवा स्त्री है वह शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो उसके साथ भी कई प्रकार से हिंसा की जाती है। विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारक है। अगर वह विरोध करे तो शायद उसे इतना उत्पीड़न ना सहन करना पड़े, लेकिन वह निष्क्रिय हो जाती है, अपने भाग्य को दोष देती है। वो यह भी मानने लगती है कि शायद मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, इसलिए भी उत्पीड़न उसके साथ लगातार होता रहता है। यद्यपि विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना हुआ है, किंतु विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह बहुत कम किए जाते हैं। तो ये हिंसा के कुछ स्वरूप हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, जैसे भगा ले जाना व अपहरण करना, महिलाओं की हत्या करना, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना जिसे हम गृह हिंसा भी कहते हैं, और विधवाओं के प्रति हिंसा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।